என் நெஞ்சில் குடியிருக்கும் உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம். வணக்கம் 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 வணக்கம். हम सभी इस समय एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण और निर्णायक मोड़ पर खड़े हैं. क्या तुम डीएमके की सरकार को सत्ता से हटाओगे? वह उस चुनाव का आखिरी चुनावी प्रचार अभियान था. तो क्या तुम स्टालिन सर को घर वापस भेजने वाले हो? उस चुनाव का यह आखिरी प्रचार है. ऐसी सरकार यानी वो सरकार जिसे आम जनता की रत्ती भर भी परवाह नहीं है, ऐसी निकम्मी सरकार और ऐसे नेताओं को आप घर भेजने जा रहे हैं. उस चुनाव के लिए किया गया वह आखिरी प्रचार अभियान. हाँ, तो फिर अगर हम ऐसे लोगों को उनके घर नहीं भेजेंगे तो क्या उन्हें किले भेजेंगे? कितने सारे झूठे वादे किए हैं, झूठ बोल बोल कर लोगों को धोखा दिया और सिर्फ अपनी जिंदगी को बेहतर बना लिया. लेकिन क्या आपको पता है कि उन्होंने लोगों की जिंदगी को कैसे बेहतर बनाया? घर का टैक्स बढ़ा दिया, पानी का टैक्स बढ़ा दिया, व्यावसायिक टैक्स बढ़ा दिया, महंगाई बढ़ा दी, यहां तक कि कचरे पर भी टैक्स लगा दिया. इन्होंने तो बस लोगों की मुश्किलें ही बढ़ाई हैं. एक कदम और आगे बढ़कर, बल्कि कई कदम आगे बढ़कर उन्होंने तमिलनाडु में इतना कर्ज ले लिया है जितना आज तक किसी सरकार ने नहीं लिया. इतना कर्ज लेकर उन्होंने कर्ज का बोझ भी बढ़ा दिया है. कितना? 5-6 लाख करोड़. इतने लाख करोड़ लेकर कितनी समस्याओं को हल किया जा सकता था. कम से कम हमारे युवाओं के उस शिक्षा ऋण को तो माफ किया जा सकता था. ठीक है, अब हम विक्रवांडी सम्मेलन में चलते हैं. उस सम्मेलन में मैंने आखिर क्या कहा था? हमारा राजनीतिक दुश्मन कौन है? वह है डीएमके. हमारा वैचारिक दुश्मन कौन है? वह है बीजेपी. उस दिन से लेकर आज तक क्या हमारे उस रुख में कोई बदलाव आया है? बिल्कुल नहीं. हिंदू, मुस्लिम, ईसाई सब अपनी अपनी पूजा पद्धति और जीवन शैली तक ही हैं. लेकिन जब तमिलनाडु की बात आती है, एकता दिखाने की बात आती है, तो कोई भी हमारे सामने टिक नहीं सकता. हमारे सौहार्द को कोई भी खराब नहीं कर सकता. कहा था ना? उस दिन से लेकर आज तक के इस पूरे अरसे में क्या उस स्टैंड में कोई भी बदलाव आया है? वह तो 1 इंच भी नहीं बदला है. एक इंच भी नहीं बदले हैं. धर्मनिरपेक्ष सामाजिक न्याय की नीति ही हमारी नीति है. हम उससे कभी नहीं बदलने वाले. 100% आप इस मामले में अपने विजय पर भरोसा कर सकते हैं. हमारा यह विजेता सदैव हिंदू, मुस्लिम और ईसाइयों का अपना रहेगा. हर एक धर्म ही हमारा अपना धर्म है. तो इसका मतलब तो फिर यही हुआ कि विजय का असली चेहरा वही है. और क्या कहा था हमने? याद है ना? शेर तो हमेशा शेर ही रहता है. शेर अकेला भी आए तो सबको पानी पिला देता है. ये मैं कोई हवा में या घमंड में नहीं कह रहा. पूरी दुनिया में भगवान ने हमें जो करोड़ों अपने लोग दिए हैं, उनके साथ होने का जो भरोसा है, उसी की बात कर रहा हूं. इसलिए ये विजय, अगर उसने एक बार कह दिया तो वह अपनी बात से पीछे नहीं हटेगा. वैसे स्टालिन सर जैसा बिल्कुल नहीं है. इन अल्पसंख्यक भाइयों के कीमती वोट हासिल करने की खातिर एक तरफ तो करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाकर पूरी तमिलनाडु कांग्रेस को अपनी जेब में कर लेना, और वहीं दूसरी तरफ अपनी डूबती हुई पार्टी को किसी भी तरह बचाने के लिए भाजपा के साथ पर्दे के पीछे से गुप्त गठबंधन बनाए रखना. एक तरफ तो आप खादी का चोला ओढ़ते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आप भगवा चोला ओढ़कर घूमते हैं.
जैसा कि मैंने पहले भी स्पष्ट रूप से कहा था, डीएमके और बीजेपी के बीच एक गुप्त अंडरग्राउंड डीलिंग चल रही है। आखिर मैंने ये बात कब कही थी? मैंने ये बात लगभग 1.5 या 2 साल पहले ही कह दी थी। उस दिन जो बातें कही गई थी, क्या वे आज पूरे भारतवर्ष में गूंजती सुनाई दे रही हैं? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मैडम ने यही तो कहा था। असल में उन्होंने स्टालिन सर का नाम लेकर वह आरोप लगाया था। इस पर आप क्या जवाब देने वाले हैं स्टालिन सर? आप तो अब जनता के बीच बुरी तरह से गिर चुके हैं और इस बार के चुनाव में डीएमके की हार तो निश्चित ही है। चुनाव हारने के बाद क्या असर होगा यह मैं अभी बता देता हूं। पार्टी को बचाना भी तो है ना। बहुत सारे केस जो हैं, रिश्वत के केस, भ्रष्टाचार के केस, चोरी के केस, उन्हें अपने परिवार और मंत्रियों सबको बचाना है ना। जाकर देखिए कि डीएमके मोदी जी और अमित शाह जी के पैरों में गिरती है या नहीं। उस दिन पता चलेगा लोगों, अल्पसंख्यक भाइयों, उस दिन पता चलेगा कि इस डीएमके का असली रंग सामने आ जाएगा। क्या बस इतना ही? बीजेपी का पहला गुलाम कौन है? इस बात की होड़ मची है, तुम या मैं या तुम। किसके बीच? इस डीएमके और कई अन्य लोगों के बीच। इसीलिए तो ऐसा है। अल्पसंख्यक भाइयों के साथ यह विजय अडिग खड़ा रहेगा, यह निरंतर खड़ा रहेगा, यह हमेशा खड़ा रहेगा। इस बात में अब कोई दो राय नहीं है। आजकल तो हर तरफ बहुत सारी कॉमेडी देखने को मिल रही है ना। और हमारे स्टालिन सर भी कुछ कम नहीं हैं। और भी कई लोग मिलकर ओपिनियन पोल के नाम पर अपनी झुंझलाहट में बहुत सारी भविष्यवाणियां किए जा रहे हैं। उसमें क्या डीएमके 300 सीटें जीतेगी और बाकी लोग 700 सीटें जीतेंगे? अरे भाई, इतनी सीटें कहां से और किसको मिल रही हैं? बस मन में आया तो फेंकते जा रहे हैं। इन मनगढ़ंत बातों की भी कोई हद होती है। कह रहे हैं कि सिर्फ 40 साल से कम उम्र के लोग ही विजय को वोट देंगे। कहते हैं कि सिर्फ 50 साल से कम उम्र के लोग ही विजय को वोट देंगे। और ये जो 40 साल से कम उम्र के वोटर्स हैं, क्या उनकी संख्या बहुत कम है? लेकिन 50 से 80 साल की उम्र वाले लोग, वो वोटर्स बहुत ज्यादा हैं। लेकिन सुना है कि उनमें से कोई भी विजय को वोट नहीं देगा। इतने लंबे चौड़े बिल्डअप और इंतजार के बाद बिल्कुल सीधे सिर पर चोट करने वाले अंदाज में हमारे चुनाव आयोग ने हाल ही में एक अत्यंत विस्तृत रिपोर्ट सार्वजनिक की है, जिसके आंकड़ों के अनुसार 40 वर्ष से कम आयु वाले मतदाताओं की कुल संख्या 2,37,00,000 के आंकड़े से भी कुछ अधिक दर्ज की गई है। उसमें अगर आप 50 साल से कम उम्र वालों को भी जोड़ लें तो ये 3,65,00,000 से कुछ ज्यादा है। उस 3,65,00,000 से ज्यादा की संख्या में 50 साल से कम उम्र की हमारी बहनें कितनी हैं पता है? 1,77,00,000 से कुछ ज्यादा। आखिर कहां चले गए तुम सब लोग? गुस्से में बड्डी बड्डी भविष्यवाणियां करने वाले आखिर कहां गायब हो गए? क्या बस ये सब सिर्फ हवाबाजी ही चल रही है? इस गुस्से में भविष्यवाणी करने वालों से बस एक ही सवाल है। ये 60 साल से ऊपर के लोग, ये 70-80 साल के, मेरी माँ, दादी, पिता, दादा, ये सब, विजय हमारे घर का बेटा है, विजय हमारे घर का बेटा है। क्या मैंने जो कहा वो तुम्हारे कानों तक नहीं पहुंचा? क्या उन दोनों ने यह सब सच बाहर बताने के लिए सोच समझकर योजना बनाई है? इसलिए यह ओपिनियन पोल गुस्से में की गई भविष्यवाणी है। चाहे कोई भी भविष्यवाणी हो, चाहे कुछ भी हो, डीएमके और बाकी सबका मुंह की खाना तय है। उनका यह सत्ता का सपना, रिश्वत का सपना, भ्रष्टाचार का सपना, लूटने का सपना सब खत्म हो गया है। हाल ही में पुडुचेरी चुनाव में, उस चुनाव के दिन 90% से भी ज्यादा मतदान हुआ है। ऐसा लग रहा है कि अगर और मौका मिलता तो 100% हो जाता। देखिए कि हमारे तमिलनाडु में भी वैसा मतदान हो रहा है या नहीं। इसलिए दोस्तों, मैं आप सभी से हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं, वहां बूथ पर जाकर के
स्टालिन सर से हमें अपने तमिलनाडु को बचाना है, हमें अपने लोकतंत्र को बचाना है। आप चाहे कितने भी व्यस्त हों, कोई भी काम हो या कहीं बाहर हो, जिस भी बूथ पर आपका वोट है वहां आकर कृपया हमारे सीटी चुनाव चिन्ह पर अपना वोट डालें। कृपया अपने विजय को एक बार सेवा करने का मौका दें। इस समय जो हमारे सभी मित्र विदेश से पैसे खर्च करके और फ्लाइट टिकट बुक करके यहां अपना वोट डालने आए हैं, मैं उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। अब अगला वाला। अगला वाला ही। चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए, विजय कभी भी बाहर निकलकर सामने नहीं आते हैं। आखिर ये बेतुकी बात कह कौन रहा है? अरे वही जो और अन्य वाली पार्टी में है ना, जो अब तक पूरे 10 बार चुनाव हार चुका है, वही कह रहा है। अभी तक ना सुधरने वाला एक शाख, वो अब ये कहने की कोशिश कर रहा है, वो मेरे अत्यंत अनुभवशाली महोदय। आखिरकार मैं आपसे केवल एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। सलेम के पास वाली उस सुरक्षित सीट पर ही छिपकर बैठने के बजाय क्या आप में इतनी हिम्मत है कि आप तमिलनाडु की किसी और सीट से चुनाव लड़ें और वहां से जीत कर दिखाएं? अरे मुझे माफ कीजिए, क्या आप एक पल के लिए रुक सकते हैं? पहले वो काम कर लो, उसके बाद इस विजय के बारे में बात करना बॉस। बस करो ये किचकिच। अपने ही क्षेत्र में हारने के डर से ही तो उसने हमारा चिन्ह चुरा लिया है ना। इसीलिए हम अपने मंच पर कई वर्षों से साथ रहे एक निर्दलीय उम्मीदवार के चुनाव चिन्ह को अपनाकर उसका समर्थन कर रहे हैं। इसलिए एडप्पाडी निर्वाचन क्षेत्र के लोगों, उस निर्दलीय उम्मीदवार के चुनाव चिन्ह यानी टीवी के निशान पर वोट डालना हमारे सीटी के निशान पर वोट डालने के बराबर है। तो एडप्पाडी निर्वाचन क्षेत्र के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरी इस बात को आप लोग कभी भी भूलिएगा मत, क्योंकि ये जो डीएमके पार्टी है और इनके साथ जुड़ी हुई जो अन्य कई पार्टियां हैं, इन सभी का एक ही कॉमन ऑनर है। आप जानते हैं ना, और वो कौन है? वो है भाजपा। तब उसमें एक बीजेपी मंत्री कहते हैं विजय, क्या भाई विजय? अभिनेता विजय, अभिनेता विजय, अभिनेता विजय। हाँ, मैं अभिनेता ही तो हूं। हाँ, किसने कहा नहीं? जैसे इन्होंने कोई नई खोज कर ली हो। लेकिन मैं राजनीति में आकर नाटक नहीं कर रहा हूं, मैं राजनीति में नाटक नहीं कर रहा हूं। पर आप क्या कर रहे हैं? राजनीति में रहकर एक के बाद एक नाटक कर रहे हैं। तो क्या आप सबको नाटक करने वाले कलाकार कह सकते हैं? केंद्र सरकार की सत्ता हाथ में रखकर डीएमके का एक नाटक और कई अन्य लोगों का एक नाटक, तो क्या आप सभी को एक खतरनाक ड्रामा कंपनी कहा जा सकता है? सिर्फ बीजेपी के सामने सरेंडर करने तक ही नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार में पूरी तरह से डूबे हुए इन दोनों लोगों की हमें जरूरत नहीं है। एक बिल्कुल नई और ताजा सोच वाली, जो एक बेहतर शासन दे सके, जो समाज में एक बड़ा बदलाव ला सके, ऐसी हमारी टीवीके को हम सब मिलकर सत्ता में लेकर आएंगे। आइए हम सब मिलकर इस खुशी का जश्न मनाएं। बदलाव के लिए ये एक महत्वपूर्ण चुनाव है। बस बार बार एक दूसरे को वोट देने को बदलाव नहीं कहते, किसी नए व्यक्ति को लाना ही असली बदलाव है। क्या तुम्हें पता है, भोगी के इस पावन त्योहार पर हम घर में जमा सारी बेकार चीजें बाहर फेंक देते हैं। उसी तरह इस चुनाव में 75वीं प्लैटिनम जुबली पापा को भी। क्या हम 55 साल पुरानी उस पल्लांगू जी गुड़िया को भी उठाकर फेंक दें? क्या हम सब मिलकर एक नई और बेहतर गवर्नेंस ला सकते हैं? चाहे आप अपना वोट डीएमके को दें या फिर किसी और पार्टी को, अंत में तो आप जाने अनजाने में भाजपा को ही वोट दे रहे होते हैं। और असल में यह पूरे तमिलनाडु के निवासियों के हितों के खिलाफ दिया गया एक वोट है। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि किस तरह से ये सब लोग एकजुट होकर केवल एक ही इंसान का विरोध करने में लगे हुए हैं? इसके पीछे क्या कारण है? उन्हें इस तरह विरोध क्यों करना चाहिए?
अगर वे वहां अलग अलग गठबंधन में होते तो वे आपके विरोधियों का सामना करते, लेकिन सब मिलकर एक व्यक्ति का विरोध कर रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है? सब के सब एक साथ एक ही गठबंधन में हैं। विजय ने आखिर ऐसा क्या गलत किया है? आम लोगों का राजनीति में आना भला क्या गलत है? क्या सुशासन देने की सोचना गलत है? क्या भ्रष्टाचार न करने की सोचना गलत है? क्या रिश्वत न लेने की सोचना गलत है? क्या महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की सोचना गलत है? क्या नशा संस्कृति को खत्म करने की सोचना गलत है? क्या कानून व्यवस्था को सुधारने की सोचना गलत है? किसान खुशहाल रहें, मछुआरे खुशहाल रहें, क्या मेहनत करने वाले सभी लोग खुशहाल रहें, यह सोचना गलत है। लेकिन लोगों, हम खुशहाल रहेंगे, हम खुशहाल रहेंगे, हम सब खुशहाल रहेंगे। हम लोग भला कैसे अच्छे रह पाएंगे? हम तो बिल्कुल अच्छे रहेंगे और सब भी अच्छे ही रहेंगे। इस वक्त हर घर में मौजूद मेरे नन्हे दोस्तों से मेरी एक गुजारिश है, जब आपको कोई चॉकलेट या किंडर जॉय चाहिए होता है तो आप रो धोकर या जिद करके उसे हासिल कर ही लेते हैं, है ना? वैसे ही जब आपको कोई ड्रेस चाहिए होती है तो आप रो धोकर या जिद करके उसे भी पा लेते हैं। उसी तरह अपने पसंदीदा विजय मामा के लिए भी ऐसा ही कीजिए। विजय मामा की शानदार जीत और तमिलनाडु की प्रगति के लिए अपने परिवार के सभी बड़े बुजुर्गों और युवाओं से विनम्र निवेदन करें कि वे सीटी के निशान पर अपना बहुमूल्य वोट देकर उन्हें विजयी बनाएं। मान लीजिए अगर कोई वोट डाले बिना घर पर बैठा है तो उनके कान के पास जाकर प्यार से सीटी बजाएं और उन्हें वोट डालने के लिए दौड़ाएं। जब तक वे सीटी को वोट ना दे दें तब तक उन्हें छोड़े नहीं। चुनाव ऐसा ही होने वाला है। गठबंधन के ये सारे हिसाब किताब चकनाचूर हो गए हैं, ये सारा अंक गणित चकनाचूर हो गया है। और फिर वोट के बदले पैसे देकर जो ये कस्में खिलाई जाती हैं वो सब झूठी कस्में हैं, ये झूठों द्वारा ली गई कस्में हैं, उन पर भरोसा मत कीजिए। अगली बार बीजेपी आएगी, ये डराने धमकाने वाली हरकतें बिल्कुल नहीं चलेंगी, फांसीवादी ताकतें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। लोग पहले ही तय कर चुके हैं, ये डीएमके भी नहीं चाहिए और बाकी लोग भी नहीं चाहिए, खास तौर पर ये बीजेपी बिल्कुल नहीं चाहिए, पहले ही तय कर लिया है। इसीलिए आप इन सर्वे वर्वे पर बिल्कुल भी भरोसा ना करें। हमारे लोग तो पहाड़ की तरह अडिग हैं। यह आगामी चुनाव एक बहुत ही विशाल विसल लहर में तब्दील होने वाला है। यह चुनाव निश्चित रूप से जीत का एक नया स्वर्णिम इतिहास दोहराने जा रहा है। इसीलिए तो मैं आपसे यह बात विशेष रूप से कह रहा हूं स्टालिन सर, इस चुनाव के दौरान और इस चुनाव के खत्म होने के बाद, आपके हारने के बाद, क्या बताऊं कि आगे तुम्हें कैसा महसूस होगा। आखिर तुम विजय को बिना वजह इतना परेशान क्यों कर रहे हो? क्यों इस विजय को परेशान कर रहे हो? क्यों इस विजय के खिलाफ साजिश रची? क्यों इस विजय के खिलाफ षड्यंत्र किया? सोच सोच कर, बार बार सोच कर पछताओगे। जनता तुम्हें पछताने पर मजबूर कर देगी। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है कि आप ऐसा बर्ताव कर रहे हैं? क्या खाने में जानबूझकर मिट्टी मिलाई है जो आप इतने नाराज हैं? मैंने जनता को आपके शासन का असली चेहरा, आपका भ्रष्टाचार और आप तथा आपके मंत्रियों द्वारा की जा रही लूट के बारे में बताया। यह नहीं कहूंगा तो और क्या कहूंगा। अब मैं करूर के मामले पर आता हूं। करूर में असल में क्या हुआ था, यह बात अगर आप करूर के स्थानीय लोगों से पूछेंगे तो वे आपके सामने सब कुछ खोल कर रख देंगे। फिर आप मुझ पर ही ये इल्जाम क्यों मढ़ रहे हैं? अरे मैडम, हम राजनीति नहीं करते, इन सब मामलों में हम राजनीति नहीं करते। वीडियो डालकर विधानसभा में बैठकर मुझ पर इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? देर से आए हैं कहकर पुलिस द्वारा दिए गए समय पर हम वहां मौजूद थे। क्या आप चाहते हैं कि मैं नामक्कल करूर रास्ते में मिले उन सबको बीच रास्ते में ही छोड़ाऊं? नामक्कल से करूर तक मैं कैसे पहुंचा और कितना समय लगा, यह तो पूरी दुनिया ने लाइव देखा था। अब तुम बिना किसी शर्म के मुझ पर बेबुनियाद इल्जाम क्यों लगा रहे हो? क्या तुम में जरा भी ज़मीर या इंसानियत नहीं बची?
ठीक है, आपने तो वास्तव में कुछ भी नहीं किया है सर। तो फिर सर, पिछले 20 सालों से लगातार सिर्फ करूर में, केवल करूर के ही इलाके में चुनाव लड़ने वाले आपके एक वफादार गुलाम को, तुमने अपने एक गुलाम को इतनी दूर कोयम्बटूर तक आखिर क्यों भेजा था? मुझे बताओ, आखिर मुझे कोयम्बटूर तक इतनी दूर क्यों दौड़ाया? तो मेरे प्यारे दोस्तों, तमाम तकलीफों को सहकर आप लोगों के लिए न्याय मांगने आया ये विजय अब आप लोगों के सामने खड़ा होकर आप लोगों से ही न्याय की मांग कर रहा है। अब यह जिम्मेदारी आप लोगों की है कि आप मुझे न्याय दिलाएं। आखिर मुझे न्याय कैसे मिलेगा, यह आप ही तय करें। आज 23 अप्रैल की तारीख है। आज सुबह सुबह ही मैं बहुत अच्छे से तैयार हो गया हूं और अपने हाथ में अपना वोटर आईडी कार्ड थामे हुए आगे बढ़ रहा हूं। घर के भगवान को अच्छे से प्रणाम करके अपने पड़ोसियों, ऊपर नीचे रहने वालों, अंकल आंटी, सबको खुशी खुशी साथ लेकर पोलिंग बूथ पर जाइए और उस सीटी के निशान के सामने वाले बटन को एक बार दबा दीजिए। यह चुनाव हमारी आने वाली पीढ़ी का भविष्य तय करेगा। यह सिर्फ आप लोगों के लिए है। मैंने बहुत मुश्किलें झेली हैं और यहां सिर्फ आपके लिए आया हूं। मेरा मकसद आप लोगों का कर्ज चुकाना है। मैं वादा करता हूं, मैं कभी आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। बस एक बार करने का मन है। क्या हम इसे बस एक बार दोहरा सकते हैं? आखिरी बार। ये 4 घंटे का मैच हो, 40 घंटे का मैच हो या कितने भी घंटे का मैच हो, चाहे कितनी भी फेंक लो, यहां मुकाबला सिर्फ 2 का है। एक ये, दूसरा वो। यस, एक टीवी के, दूसरा डीएमके। क्या आपको जन विरोधी स्टालिन सर चाहिए या जनता से प्यार करने वाले विजय? बस ये चुनाव खत्म हो गया। इसलिए आपके बच्चे के लिए, आपके बेटे के लिए, आपके बड़े भाई के लिए, आपके छोटे भाई के लिए, आपके विजय के लिए कृपया मुझे बस एक मौका दे दीजिए। आप सभी से निवेदन है कि सीटी के चुनाव चिन्ह पर अपना बहुमूल्य वोट दें। यह चुनाव केवल एक चुनाव नहीं बल्कि एक सीटी क्रांति होनी चाहिए। स्टालिन सर ने सही कहा है कि 4 मई के नतीजे बेहद खास होंगे क्योंकि उस दिन से अग्नि नक्षत्र की शुरुआत हो रही है। भीषण गर्मी शुरू होने का दिन है। यह गर्मी तो सिर फाड़ देने वाली है। यह लोगों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जो लोग मान्यताओं में विश्वास रखते हैं वे इस अग्नि नक्षत्र के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं करते। धूप लग जाए तो लू लग जाती है। कब यह सूरज डूबेगा, कब यह सूरज ओझल होगा। बच्चों से लेकर बड़ों तक सब उस सूरज से नफरत करेंगे और उससे दूर रहेंगे। यह वही संकेत है जो हम देख रहे हैं। यह आने वाले परिणाम का स्पष्ट संकेत है। ओम शक्ति पराशक्ति डीएमके एक दुष्ट शक्ति है। उस दुष्ट शक्ति को तमिलनाडु की पूरी जनता खदेड़ खदेड़ कर भगाएगी और 4 मई वह दिन है जब इस पर पूर्ण विराम लग जाएगा। हमारे सत्ता में आने के अगले ही पल यहां का क्या करोगे बताता हूं। नंबर 1, हम तमिलनाडु के हर परिवार का संबल और सहारा बनने के उद्देश्य से ही राजनीति में आए हैं। हमारी इसी सोच का परिणाम है कि आज हम हर परिवार के लिए अपनी गारंटी लेकर आए हैं। अब आपको हर महीने 200 यूनिट तक बिजली बिल्कुल मुफ्त मिलेगी। दूसरी बात यह है कि मेरी दादी, मेरी माँ, मेरी बड़ी बहन और मेरी छोटी बहनें ये सभी तमिलनाडु राज्य में कहीं भी किसी भी सरकारी बस में बिल्कुल मुफ्त में यात्रा करने की सुविधा का लाभ उठा सकती हैं। तीसरा बिंदु है कि देश भर में कानून व्यवस्था सख्ती से लागू होगी। इसके परिणाम स्वरूप महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु एक विशेष सख्त कानून लाया जाएगा।
इतना ही नहीं, हमारे युवाओं की सुरक्षा के लिए नशीले पदार्थों की रोकथाम और उन्मूलन के लिए एक विशेष कानून लाया जाएगा। और मैं तमिलनाडु के एक जिला मुख्यालय यानी कलेक्ट्रेट कार्यालय का दौरा करूंगा ताकि उस विशेष जिले की जनता से मिल सकूं और उनकी याचिकाएं प्राप्त कर सकूं। मैं इसे नियमित रूप से करूंगा। हम ये सभी कार्य निश्चित रूप से करेंगे। इसके साथ ही हमने जो भी वादे किए हैं उन्हें सत्ता में आने के बाद हम चरणबद्ध तरीके से पूरा करके दिखाएंगे। जो हमने नहीं कहा है वो भी करेंगे। हालांकि वह एक अलग विषय है, लेकिन फिलहाल के लिए मैंने केवल वही बातें बताई हैं जो हम करने में सक्षम हैं। दोस्तों, तारीख को अच्छी तरह से याद रखिएगा, वह है 23 अप्रैल। बस उस एक दिन के लिए आप सभी इस विजय की बात मान लीजिए। मेरी विनती है, मेरी बात सुने और आगामी चुनाव में सीटी के निशान पर वोट दें। सिर्फ 5 साल नहीं, हर साल आपके हर आदेश का मैं पूरी निष्ठा से पालन करूंगा। आपकी हर बात, हर निर्देश यह विजय हमेशा मानेगा। अपने आप पर पूरा आत्मविश्वास बनाए रखें, चिंता न करें, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारी जीत तो निश्चित है, जीत पक्की है। अब आपसे फिर मुलाकात होने तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार।